क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। अपना जो 7 यूनिट चल रहा है सेकंड पेपर में, जिसकी हमने पहले एक क्लास की थी, जिसमें हमने एक क्लास में हमने डब्ल्यूएच के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा व महत्व, शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के आयाम और त्रिगुण अवधारणा स्वास्थ्य चिकित्सा में भूमिका, ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिया था। ठीक ना। आज हम पंचमहाभूत, पंचप्राण, पंचकोश और षट चक्र, ठीक है, ये 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे आज की क्लास में। 4 या 5 टॉपिक कवर हो सकते हैं। ठीक है, चलो सब लोग पढ़ लिए पीडीएफ? हमने पहले ग्रुप में भेज दिए हैं, सब लोग पढ़ लिए ना। आज हमें पंचमहाभूत अवधारणा से पढ़ना है। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है सर। ओके, चलो पंचमहाभूत को पढ़ना है। पंचमहाभूत में पंचमहाभूत है ना, ठीक है। 5 महाभूत होते हैं, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक, सबको प्रेजेंट हो रहा है ना स्क्रीन? ठीक है, विजिबल है सभी को? चलो, हमने पंच तत्व में हमें गुण को पढ़ना है। पंच तत्व में गुण क्या क्या है, किसके किसके क्या क्या गुण है। कर्म पढ़ना है, यानी एक्टिविटी, तन्मात्रा, उत्पत्ति ज्ञानेन्द्रिय और शरीर भाग एवं क्रिया, स्थान और उनकी क्रियाएं क्या क्या होती है पंच महाभूत की। इन सबको टॉपिक को पढ़ना है हमें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। चलो, तो सबसे पहले हम आकाश को पढ़ते हैं। आकाश इंग्लिश में स्पेस बोला जाता है। आकाश को पढ़ेंगे तो इसमें जो गुण बताए गए हैं, 4 प्रकार के गुण बताए गए। मृदु, सॉफ्ट, लघु, स्मॉल, सूक्ष्म और श्लक्षण यानी स्मूथ। श्लक्षण यानी स्मूथ होता है। ठीक है, ये आकाश के गुण बताए गए, मृदु, लघु, सूक्ष्म और श्लक्षण यानी स्मूथ। ठीक है, ये सब स्मूथ या चिकना बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये सब आकाश के गुण बताए गए। कर्म पढ़ेंगे। कर्म है मार्दव। ठीक है, मार्दव यानी सॉफ्टनेस। सोशिरिया, क्या है सोशिरिया? जैसे कि सोशिरिया का मीनिंग होता है यानी परमेबिलिटी। ठीक है, यानी हम प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश करने के परमेबिलिटी यानी प्रवेश करना, सोशिरिया। लाघव, लाइटनेस, लाघव। ठीक है, ये कर्म बताए गए आकाश के। फिर पढ़ते तन्मात्रा। तो आकाश का तन्मात्रा क्या है? शब्द है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आकाश का जो तन्मात्रा है वो शब्द है, यानी शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है ना। ज्ञानेन्द्रिय यानी शब्द कैसे सुनते हैं, तो हम कान से सुनते हैं यार। ठीक है, कान से सुनते हैं, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और शरीर भाग एवं क्रियाएं, इनमें शरीर में किस किस भाग में आकाश तत्व पाया जाता है और क्या क्या क्रिया होती है आकाश तत्व की। ठीक है, जैसे कि लंग्स में लार्ज इंटेस्टाइन्स, कैविटी, स्किन लेयर, साइनोवियल मेम्ब्रेन, सीरस सीरस कोटिंग्स और मेम्ब्रेन्स और ब्लड वेसल्स, यहाँ पर जो कि आकाश तत्व का स्थान होता है। और ये सब कार्य किए क्रियाएं कर आकाश तत्व के हैं। ठीक है, जैसे कि लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, कैविटी, स्किन, ये सब आकाश तत्व में बताए गए हैं। ठीक है, आकाश तत्व की क्रिया है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप सभी को। चलो, अब वायु को पढ़ते हैं। ठीक है, वायु में बताए गए गुण जो बताए गए हैं, रुक्ष ड्राई होता है, लघु यानी स्मॉल होता है, विशद ट्रांसपेरेंट होता है ये। ठीक है, और लास्ट में खर, क्या है? खर यानी उबड़ खाबड़ होता है। खर यानी उबड़ खाबड़, जैसे कि रगड़ने की क्रिया होती है इसमें खर में। और
ट्रांसपेरेंट पता है पारदर्शी होता है, ठीक है, वायु कैसे पारदर्शी होता है, आर पार जाता है ना वायु, ठीक है? ये सब गुण बताए गए हैं। फिर रोशिया, ये जो हम कर्म पढ़ेंगे वायु के, तो रोशिया यानी ड्राइनेस, ड्राइनेस होता है, वायु कैसे होता है, सुखाने वाला होता है, ड्राइनेस होता है, ठीक है। फिर होता है ग्लानि, फैटिक, फैटिक होता है। विचार, वाइब्रेशन होता है। वेशध्य यानी टेक्सचर, टेक्सचर या कलर, है ना, ये वायु का कर्म बताया गया है। फिर जो तन्मात्रा बताया गया वायु की स्पर्श है, वायु की तन्मात्रा क्या है, स्पर्श है, ध्यान रखना सभी लोग। और उत्पत्ति, जो शब्द और स्पर्श से होती है वायु की उत्पत्ति, ठीक है, शब्द और स्पर्श से, यानी शब्द ये आकाश का गुण है और स्पर्श ये वायु का गुण है, ठीक है, इन दोनों से वायु की उत्पत्ति होती है, ठीक है, स्पर्श। क्योंकि हम इसमें ज्ञानेंद्रिय देखेंगे वायु का, तो क्या होगा, त्वचा, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय क्या होगा, त्वचा होगा। इसमें जो शरीर भाग एवं क्रिया, इनमें वायु जो किस किस स्थान पर पाई जाती है और इसके क्या क्या क्रियाएं बताए गए हैं, ठीक है? ये सब हमें देखना है। जैसे कि हार्ट, हार्ट में पाया जाता है वायु, है ना। स्मेल, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। जाइन मूवमेंट, आई ब्लिंकिंग, वॉकिंग टाइप ऑफ मोशंस, ब्रीदिंग, ठीक है, वॉकिंग टाइप, वॉकिंग है, ब्रीदिंग होने के बाद वॉकिंग, और फिर टाइप ऑफ मोशंस, ब्रीदिंग। फिर स्पीकिंग, बोलते हैं ना, आवाज निकलता है, ठीक है, वायु के द्वारा, वायु ही काम करता है हमें, ठीक है। फिर है ब्लड सर्कुलेशन एंड फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स, फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स, फ्लो होता है नर्व इम्पल्स में, ये सब वायु के कारण ही होता है। अब पढ़ते अग्नि, नंबर 3 है अग्नि को पढ़ना है हमें पंचतत्वों में। इसमें जो गुण बताए गए, उष्ण होता है, अग्नि कैसी होती है, उष्ण होती है, तीक्ष्ण भी होती है, अग्नि उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है, और विशद भी होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, तीक्ष्ण विशद होती है, और सूक्ष्म भी होती है। इसमें जो कार्य बताए गए हैं, ठीक है, अग्नि के कर्म जो बताए गए हैं, दाह, दाह यानी बर्निंग, पाक, पाक यानी डाइजेशन, ये सब अग्नि का कार्य बताया गया है, ठीक है, कर्म बताया गया है। प्रभा, रेडीनेस, यहाँ से क्वेश्चन आया था 2023 में, ध्यान रखना, प्रभा रेडीनेस से क्वेश्चन आया था। प्रकाश, ठीक है, ये सब अग्नि के कर्म बताए गए हैं। और इसका जो तन्मात्र बताया गया है वो है रूप, रूप, तन्मात्र क्या है, रूप है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है शब्द स्पर्श रूप, शब्द स्पर्श से और रूप, ठीक है, ये तीनों से। उसका जो ज्ञानेंद्रिय बताया गया है नेत्र, ज्ञानेंद्रिय क्या है, नेत्र, नेत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, रूप को देखते हैं, है ना, कोई भी चित्र को हम देखते हैं। इसमें जो शरीर में क्रियाएं क्या है और शरीर में क्या किस किस स्थान में अग्नि तो पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सिल्क माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है ना, इसी वजह से तो वॉइस ऊर्जा ब्रेक हो रहती रही। है। ठीक है, अभी हेलो, ओके, चलो, ठीक है। उसके बाद एटीपी हुआ, फिर आर के एंजाइम, इन सब में ये अग्नि तत्व पाया जाता है और ये सब क्रिया की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम जल तत्व को पढ़ेंगे। चौथा नंबर का जो हमारे पंच तत्व में, पंच महाभूत में जल तत्व आता है, वाटर, इसको पढ़ेंगे। इसके जो गुण बताए गए हैं, ठीक है,
पहले क्या पढ़े हम, गुण पढ़ना है, ठीक है। गुण बताया गया, द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, जो जल होता है वो, शीत होता है, कोल्ड होता है, स्निग्ध होता है, ऐसा होता है, स्निग्ध होता है, पिच्चिल होता है, स्टिकी होता है ना, ठीक है। और इसके जो कर्म पढ़ेंगे, कर्म बताया गया है, स्नेह, लुब्रिकेशंस, बंध, बंध बताया गया है, यानी भूल जाना है ना, बंध यानी भूल जाना। फिर विषंद, विषंद बोला गया है, इसमें जो कि डिटॉक्सिफिकेशंस, क्या बोला गया है, डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि विषैले तत्वों को निकालना, है ना, डिटॉक्स करना विषैले पदार्थ का। और प्रहलाद यानी प्लेसमेंट, क्या प्लेसमेंट यानी प्रहलाद यानी मीठा, टेस्ट कैसे लगता है इसका, मीठा यानी स्वीटनेस लाता है जल, ठीक है ना। जो इसका तन्मात्रा बताया गया है, रस है, ठीक है। तो तन्मात्रा क्या है, जल का, तो रस है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों चीजें आ जाएंगी, इससे क्या होगा, जल, जल की उत्पत्ति होगी। इसका जो ज्ञानेंद्रिय बताया गया, जीवा, टंग, ज्ञानेंद्रिय है, जीवा है, टंग है। इसमें जो शरीर में किस किस स्थान पर जल पाया जाता है और इसकी क्या क्या क्रियाएं बताई गई है, ठीक है। जैसे कि किडनी में, यूरिनरी ब्लॉडर, और नेजल डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज, और टीयर, सलाइवा, स्वीट, यूरिन, लिम्फ, सीएसएफ, सीएसएफ का जो फुल फॉर्म बताया गया है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सर्कुल सेलुलर फ्लूइड, इस सब में ये जो जल तत्व पाया जाता है, ये सब क्रिया की जाती है, ठीक है। और बताया गया है मिन्सिस, ठीक है, पीरियड वाला है। अब इसके बाद हम पृथ्वी तत्व को पढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट तत्व बताया गया है पृथ्वी तत्व। सबको प्रेजेंट तो हो रहा है ना स्क्रीन अच्छे से, पृथ्वी तत्व, अर्थ। इसमें जो बताया गया है, गुण बताया गया है, गुरु, हेवी होता है यानी भारी होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कठिन भी होता है, पृथ्वी कैसे कठिन होता है, हार्ड होता है। स्थिर, स्टेबल रहती है पृथ्वी। और सांद्र, डेंस, डेंसिटी पाई जाती है ना, डेंस, घनत्व पाया जाता है। और पृथ्वी में जो कर्म बताया गया है कि उपज, ग्रोथ करना, हड्डी, हड्डी में भी क्या है, पृथ्वी का तो रहता है ना ज्यादातर, है ना, ग्रोथ करना, संघात आणि कोहेशन्स, कोशन्स, ठीक है, कोशन्स यानी एकजुटना, संघात यानी एकजुटना, एकजुट होना, गौरव, हेवीनेस, और स्थिरता, स्टेबिलिटी, ये सब कर्म बताए गए पृथ्वी के। फिर इसका जो तन मात्रा बताया, गंध यानी स्मेल, तन मात्रा क्या है, गंध है, स्मेल है। इसकी जो उत्पत्ति बताई गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सबसे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और उसका जो ज्ञानेंद्रिय बताया गया, नासिका है, नोज, ठीक। इसके जो शरीर में स्थान क्या है और इसकी क्रियाएं क्या क्या बताई गई है पृथ्वी तत्व की, तो स्टमक में होता है पृथ्वी तत्व, स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन में, स्प्लीन, सॉरी, स्प्लीन यानी आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं ना, स्प्लीन, प्लिया, है ना। एनी सॉलिड सब्सटेंस ऑफ बॉडी, एनी सॉलिड सब्सटेंस ऑफ बॉडी। और फिर डेंस नोड्स, ट्यूमर, ट्यूमर, बोन्स, बोन्स में पाया जाता है पृथ्वी, टीथ, दांत मजबूत करता है, नील्स या नाखून, नील्स जैसे कि कफ, कोठर होता है, ठीक है। ये सब हमने पंच तत्वों को पढ़ लिया, ठीक है, पंच तत्वों के गुण, उसके क्या कर्म है, तन्मात्रा क्या संबंधित है, कौन सी तन्मात्रा संबंधित है, और उत्पत्ति यानी ज्ञानेंद्रिय, और शरीर एवं क्रिया।
पंचमहाभूत जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनकी जो हमने तन मात्र देखा था ना, शब्द, एक मिनट, शब्द, स्पर्श। दूसरा जो है वायु का क्या है, स्पर्श है। ठीक है, पहला जो है आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, और अग्नि का रूप, और जल का रस, और पृथ्वी का गंधा। ये सब हम तन मात्र देखा था। उत्पत्ति जैसे कि शब्द, आकाश का जो ज्ञान इंद्रिय वो शब्द है, वायु का ज्ञान इंद्रिय त्वचा है, और अग्नि का ज्ञान इंद्रिय नेत्र है, और जल का ज्ञान इंद्रिय जीवा है, और पृथ्वी का ज्ञान इंद्रिय जो है नासिका है। ये सब आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई है? इसमें कोई कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, या फिर नेक्स्ट चलते हैं। हम कर लीजिएगा सभी लोग। चलो, बिमला जी, अक्षय जी, गुलशन जी, सूर्यकांत जी, शीतल जी, अनिता जी, नीता जी, मनीषा जी, सनातन जी। अब पढ़ते हैं प्राण, पंच प्राण की अवधारणा। पंच प्राण की अवधारणा पढ़ेंगे। पंच प्राण में जो कि प्राण, पंच प्राण में क्या आएगा, प्राण वायु आएगा, उदान वायु आएगा, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। प्राणवायु का स्थान बताया गया मस्तिष्क, वक्ष, कान, जिह्वा, मुख और नासिका। ये सब प्राणवायु का स्थान बताया गया। ठीक है, हमें स्थान और कर्म पढ़ना है, स्थान और कर्म पढ़ना है। ठीक है, अब उदान वायु का जो स्थान बताया गया नाभि, ऊरु यानी जंगा और कंठ। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, कंठ ध्यान रखना है उदान वायु के लिए। ठीक है, नोट कर सकते हो आप लोग। और प्राणवायु के लिए क्या ध्यान रखना है हमें, वक्ष ना, हृदय में प्राणवायु का स्थान बताया जाता है। अब समान वायु में छोटी आंत और नाभि प्रदेश, तो मेन जो है वो नाभि प्रदेश, ये समान वायु का स्थान। और व्यान वायु संपूर्ण शरीर में होता है, तो ठीक है। और अपान वायु जो होता है वो नीचे के भाग में होता है, पेल्विक रीजन के नीचे के भाग में, अंडकोश, मूत्राशय, नाभि के नीचे ही होता है, उरु, जंगा। ठीक है, उरु यानी जंगा, मलद्वार और आंत। तो मलद्वार हम स्थान को ध्यान रखना है हमें, मेन जो है वो अप्रोप्रिएट। अब इनके जो कर्म बताया गया है प्राणवायु का, थूकना, छींकना, डकार लेना, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया ये मेन है। आहार निगलना, आहार निगलना। फिर उदाहरण वायु का क्या कार्य बताया गया है, कर्म बताया गया है, वाणी को प्रवृत्त करना है। मेन जो है वाणी को प्रवृत्त करता है। बल और वर्ण का संपादन, वाणी को प्रवृत्त करना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर समन्वय में क्या बताया गया है, जठराग्नि को बल प्रदान करता है। जो कर्म बताया गया है जठराग्नि को बल प्रदान करता है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, जठराग्नि को बल प्रदान करता है। फिर रस एवं मल को अलग करना, अन्न को ग्रहण होना और पाचन में सहायक। ठीक है, ये पाचन में सहायक होता है। क्या होता है, पाचन में सहायक होता है, और जठराग्नि को प्रदत्त करता है। और अवशोषण करना, पाचन में सहायक होकर फिर क्या होगा, अवशोषण, ऑब्जर्व करना, सॉरी ऑब्जर्व करना, और मल का निर्माण करना, मल का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो मेन जो क्या है, जठराग्नि को बल प्रदान करता है और पाचन में सहायक होता है, ये समान वायु। व्यान वायु का कर्म पढ़ेंगे तो चलना फिरना, प्रसारण, आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्ट, आक्षेप यानी झटका देना, निमेष उन्मेष है ना, निमेष उन्मेष पड़े हुए आंख में। ठीक है, पलक उगड़ना और पलक झपकना। श्वेत का निर्माण व निष्कासन, श्वेत का निर्माण करता है और बाहर निकालता है। और रक्त का संवहन करता है, और चेष्टा का कारण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, संपूर्ण शरीर में रहता है। ठीक है, तो चलना फिरना ये सब इनमें आ जाएगा। अब पढ़ते हैं अपान वायु। अपान वायु का जो कर्म बताया गया है कि समयानुसार वीर्य, मूत्र, मल, आर्तव यानी आत, और गर्भ का बाहर आर्तव है। ठीक है, तो समय अनुसार क्या करता है, वीर्य, मूत्र, मल और आर्तव और गर्भ का बाहर निकलना, ये सब अपान वायु का कार्य है। आंतों में तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करना, आंतों में क्या करता है, तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और धारण एवं निष्कासन यानी धारण भी करता है और बाहर भी निकालने में मदद करता है, यानी मल मूत्र त्यागने में ये अपान वायु
काम करता है, ठीक है। मलमूत्र ये आप लोग ध्यान रखना ज्यादातर आप, ठीक है, मोस्ट अप्रोचेबल। ठीक है, तो हमने स्थान और कर्म देखा, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। प्राण का जो स्थान बताया गया जो मेन था वक्ष, उदान वायु कंठ, समान वायु नाभि प्रदेश, व्यान वायु संपूर्ण शरीर, अपान वायु मल द्वार। इनका जो कर्म है, प्राण वायु का जो होता है वो श्वसन क्रिया, उदान वायु का है वाणी को प्रवृत्त करना, और समान वायु का है जठाग्नि को बल प्रदान करना, और व्यान वायु का जो है चलना फिरना, एंड अपान वायु का जो है मल मूत्र त्यागना। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बताइए, किसी कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, थम कर दीजिएगा। सोनिका जी, शर्मा जी, अक्षय जी, नेक्स्ट पूजा जी। अब पढ़ते पंचकोश की अवधारणा। क्या पढ़ना है? पंचकोश की अवधारणा। दिख रहा है सबको? विजिबल है ना? एक मिनट, ठीक है, मैंने झूम कर लिया। ठीक है, चलो। पंचकोश की अवधारणा में पंचकोश साधना एवं फल श्रुतियां पढ़ना है। इसमें पंचकोश में क्या क्या चीजें आती है पहले देख लेते। पांच पांच कोश बताया गया। अन्नमय कोश पहला है, अन्नमय कोश। फिर एक मिनट, इसमें मनोमय कोश होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश है, गलत है इसमें। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, और फिर दूसरा जो बताया गया है वो है प्राणमय कोश। ठीक है, चल। फिर है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, एंड पांचवा नंबर का है आनंदमय कोश। इसमें जो हमने तत्व देखना है, क्या क्या तत्व संबंधित है इन कोशों से, और आवरण, क्या आवरण बताया गया है पंचकोशों का, और ऊर्जा का स्रोत, और साधना, एंड फल श्रुति यानी क्या लाभ मिलता है, और त्रिशरीर है ना, त्रिशरीर में शामिल होता है ना, कौन कौन सा मनोकोश, सॉरी पंचकोश, जो कि त्रिशरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में। तो अन्नमय कोश मतलब इस प्रकार से जो स्थूल शरीर में क्या ऐड हो सकता है, और सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में किसको लिया गया है, ये सब हमें जानना है। कितनी बातें सबको क्लियर हो गई होगी? हमें पढ़ना है पंचकोश। पंचकोश में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश पढ़ना है। उसके बाद पंचकोश में तत्व देखना है, और आवरण देखना है, ऊर्जा देखना है, साधना देखना है, फलश्रुति और त्रिशरीर देखना है। ठीक है, एक एक को पढ़ते हैं हम। ठीक, अन्नमय कोश को पढ़ते हैं। अन्नमय, एक मिनट, ठीक है, पंचतत्व। अन्नमय कोश में पंचतत्व। वॉइस नहीं आ रही है इसमें सर। पूरे पंचतत्व बताए गए। ठीक है, एक एक मिनट, एक मिनट, अभी आ रही है? हेलो, आ रही है ना? जी सर, आ रही आ रही। हेलो, आ रही है ना? चलो। पंचतत्व, पंचतत्व इसमें है, पंचतत्व शामिल बताया गया है। ठीक है, यानी पंचतत्व यानी पंचमहाभूत। ठीक है, क्या आएगा? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब अन्नमय कोश में शामिल होगा। ठीक है, पंचतत्व ध्यान रखना सभी लोग। फिर जो आवरण बताया गया है, ठीक है, आवरण क्या है? जैव देहिक आवरण। देहिक आवरण होता है इसमें, देहिक आवरण होता है, जैव देहिक आवरण, देहिक आवरण है, देहिक आवरण होता है अन्नमय कोश में। ऊर्जा बताया गया आहार, ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आहार है अन्नमय कोश का। अन्नमय कोश की पूर्ति मतलब प्राप्ति होती है अन्नमय कोश की। ठीक है, आहार लेना है इसमें। और साधना जो बताया गया कि संतुलित आहार, उपवास, आसन, व्यायाम, पंचतत्व साधना और तपश्चर्या, ये सब अन्नमय कोश से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब हमें करना चाहिए। ठीक है, तो हम अन्नमय कोश पर प्रभाव जान सकते हैं, यानी अन्नमय कोश को हम जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, यानी अन्नमय कोश के जो जो लाभ है वो हमें प्राप्त हो सकते हैं इन सब की साधना की तो हम। ठीक है, फलश्रुतियां,
जैसे फल से क्या प्राप्त होता है हमें, अच्छा आहार लेंगे, संतुलित उपवास करेंगे, आसन व्यायाम करेंगे, पंचतत्व की साधना करेंगे तो स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दृढ़ता प्राप्त होता है, सृजनशीलता सृजनशीलता आती है, वाक सिद्धि और नाड़ी शुद्धि होती है। ये सब लाभ बताया गया है। और त्रिशरीर में ये स्थूल शरीर है, ये जो अन्नमय कोश क्या है, ये स्थूल शरीर का भाग है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं प्राणमय कोश। नंबर 2 नंबर है प्राणमय कोश। सॉरी, ये सिर्फ प्राणमय कोश है इसमें, ठीक है, फिजिकल बॉडी नहीं है। इसमें जो होता है पंच कर्मेंद्रिय, इसमें क्या होगा तो पंच कर्मेंद्रिय होगा, यानी जैसे कि चक्षु, घ्राण, त्वक, श्रोत और रसना, ये सब पंच कर्मेंद्रिय, सॉरी पंच ज्ञानेंद्रिय पढ़ा हमने, ठीक है। सॉरी, कर्मेंद्रिय ने वाक पानी पात पायु उपस्थ, वाक पानी पात पायु उपस्थ, ये सब कर्मेंद्रिय में आएंगे। और पंच प्राण, जैसे कि हमने प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान पढ़ा था, ठीक है, ये सब पंच तत्व में आएंगे, सॉरी प्राण में कोश में आएंगे। और जो आवरण बताया गया है जैव विद्युत आवरण, यानी विद्युत आवरण बताया गया है। पंचकोश प्राण में कोश का क्या है, विद्युत आवरण है। और ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो प्राण है। प्राण में कोश का ऊर्जा का स्रोत क्या रहेगा, प्राण ही रहेगा। इसमें जो साधना क्या कर सकते हैं हम प्राण में कोश में, तो शुद्ध वातावरण में रहना है, प्राणायाम करना है, दिव्य दिव्य क्षेत्र, त्रिबंध और मुद्राएं लगाना है, ठीक है। ये सब प्राणमय कोश की साधना, ठीक है। प्राणमय कोश पर अच्छा प्रभाव देखना है हमें, ठीक है, इससे लाभ प्राप्त करना है। तो हमें प्राणमय कोश के लिए शुद्ध वातावरण, प्राणायाम, दिव्य क्षेत्र, त्रिबंध और मुद्राएं ये लगानी पड़ेगी, ठीक है, उनकी साधना करनी पड़ेगी। इससे जो लाभ मिलेगा प्राणमय कोश से, तो ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, वही ऐश्वर्य पुरुषार्थ, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जैसे पुरुषार्थ में क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तेज, ओज और यश की प्राप्ति होगी। ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है प्राणमय कोश। अब पढ़ते मनोमय कोश। नंबर 3 है मनोमय कोश। इसमें जो आवरण पहले पंच तत्व बताए गए, ठीक है। इसमें जो तत्व बताए गए हैं वो है मन और पंच ज्ञानेंद्रिय, इसमें आएंगे मन और पंच ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में क्या आएगा, चक्षु, श्रोत, रसना, घ्राण और एक क्या बचा है चक्षु, श्रोत, रसना, घ्राण और त्वक, ठीक है। ये सब ज्ञानेंद्रिय में आएंगे, पंच ज्ञानेंद्रिय में। और मन, ये तत्व बताया गया है, ठीक है। अब आवरण क्या है मनोमय कोश का, तो जैव चुंबकीय आवरण है। चुंबकीय यानी मिलकर रहता है, चुंबक है ना, मनोमय कोश है ना, अटैच रहता है ज्यादातर। और फिर इसका जो ऊर्जा स्रोत बताया गया, विचार, थॉट आते रहते हैं, ये सब ऊर्जा बताया गया, ऊर्जा स्रोत। और फिर इसके जो साधना करेंगे तो यम नियम आदि का पालन करना है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यम नियम आदि का पालन करना है, यानी अभ्यास करना है। तन्मात्रा, प्रत्याहार, प्रत्याहार का तन्मात्रा, प्रत्याहार का अभ्यास, ध्यान, त्राटक और जप साधना, ये सब साधना करनी है मनोमय कोश में। इनसे जो लाभ मिलेगा, अंतः शक्ति, प्रतिभा, अंतः शक्ति की प्राप्ति, प्रतिभा पढ़ा था ना आपने, प्रातिभ श्रावण वेद स्वाद वार्थ जायन्ते। प्रतिभा में जो कि क्या था लाभ, भूत भविष्य को जानता है ना। और सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यवहित यानी पर्दे के पीछे और दूरदेश में भी जानता है, ठीक है, प्रातिभ। और निश्चलता, छलित नहीं होता, निश्चल होता है। निर्मलता, इच्छा शक्ति, एकाग्रता, इच्छा शक्ति की एकाग्रता होती है। और धीरता की प्राप्ति होती है। ये सब मनोमय कोश से होता है। ये जो मनोमय कोश इसके अंतर्गत आता है तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। प्राणमय और मनोमय कोश भी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आते हैं विज्ञानमय कोश, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते विज्ञानमय कोश। इसमें जो तत्व बताया गया है, बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रिय में शामिल, पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि। इसका जो आवरण बताया गया, बुद्धत्व आवरण, क्या बुद्धत्व, जैव बुद्धत्व आवरण। और इसमें जो ऊर्जा बताया गया है ना, ऊर्जा बताया गया, ऊर्जा का
स्रोत जो बताया गया प्रतिभा यानी टैलेंट, प्रतिभा टैलेंट विज्ञान में कोश का विज्ञान से संबंधित है ना, टैलेंट से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। इसमें जो हम साधना करेंगे तो सोहम साधना करेंगे, आत्मानुभूति योग करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन की साधना करेंगे, ठीक है, और स्वर योग करना है विज्ञान में कोश में। इससे जो लाभ बताया गया अंतर्ज्ञान, स्व का ज्ञान, अंतर्ज्ञान और स्व का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान और ग्रंथि का क्षय, ठीक है। इसमें मतलब ग्रंथियों को बैलेंस करता है इसमें, ठीक है, ज्यादा सिक्रेशन होगा हार्मोन्स का तो उसको बैलेंस करता, कम खाने में मदद करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आनंदमय कोश, लास्ट वाला जो है। अब ये विज्ञानमय कोश भी हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही आएगा। आनंदमय कोश स्पिरिचुअल बॉडी, ये जो तत्व बताया गया त्रिगुणातीत, यानी इसमें कोई तत्व नहीं है, त्रिगुणातीत है। अविद्या भी बताया गया इसमें, है ना। और जो आवरण बताया गया सुखद आवरण होता है, आवरण क्या होता है तो सुखद आवरण होता है, इसका आनंदमय कोश का सुख सुख ही होता है, ठीक है। और इसमें जो ऊर्जा बताया गया तो ऊर्जा का स्रोत क्या है तो आनंद है, आनंद। नाद साधना, इसकी जो हमने साधना करेंगे तो नाद साधना, बिंदु साधना, कला साधना, तुर्यावस्था का, तुर्यावस्था और परमानंद, ठीक है, ये सब साधना करना है परमानंद। ये भी है आत्मा लाभ, आत्म ये जो शरीर किस शरीर, इस प्रकार से हमें पंचकोश को जाना है। आप में से कुछ डाउट हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पंचकोश, पंचकोश में अन्नमय कोश, षट चक्र की अवधारणा देखेंगे। सब लोग थम करें ना, थम तो किसी नहीं आ रहा है, सब लोग एक्टिव हो ना। आयुष जी, अनुप जी, चाली जी, पूजा जी, अलका जी, रिया जी, विमला जी, गुलशन जी, अक्षय जी, मनीषा जी, मीनाक्षी जी, अनिता जी, चंचला जी, सनातन जी, विदा किशोर जी। ओके गुड। अब हमें क्या पढ़ना है, षट चक्र की अवधारणा पढ़ना है। षट चक्र तो पता है आपको, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ठीक है। इसको रूट चक्र भी बोला जाता है, सेक्रल चक्र भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें सोलर चक्र, सोलर हार्ट चक्र, हार्ट चक्र, हाँ, और इसको थर्ड आई चक्र भी बोला जाता है और क्रोन चक्र, तो इन सबसे नाम से भी जाना जाता है। इसमें जैसे कि हमने बीज मंत्र जो होता है ना, ल व र य ह ओम, और लास्ट में भी ओम आएगा, ठीक है। ये सब बीज मंत्र हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। चक्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज है, तो मोटा मोटा देख लेते हैं। चलो, तो मानवीय व्यक्ति में तीन शरीरों में पंचकोशों के रूप में अंतर्निहित ऊर्जा समुच्चय के अतिरिक्त कुछ भी, यानी इसमें बोला गया कि मानवीय व्यक्तित्व में तीन शरीर हो, जैसे हमने देखा था ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ठीक है, और पंचकोश के रूप में अंतर्निहित होती है ऊर्जा, ठीक है। तीन शरीर और पंचकोशों के रूप में अंतर्निहित ऊर्जा समुच्चय के अतिरिक्त कुछ और भी ऊर्जा केंद्र विद्यमान होते हैं। एंड जो तीन शरीर बताए गए और पंचकोश बताए गए उनसे भी कुछ और अतिरिक्त ऊर्जा ऊर्जा केंद्र होते हैं, तो वो बोला गया चक्र है, ठीक है। चक्र भी ऊर्जा के केंद्र होते हैं। इनकी संख्या 7 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 7, है ना। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इनमें प्राण शक्ति और अतीन्द्रिय क्षमताओं का अपार वैभव प्रस्तुत स्थिति में निहित रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राण शक्ति और अतीन्द्रिय क्षमता इन केंद्रों
चक्र का अर्थ व स्वरूप देते हैं। चक्र शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वृत्त या मंडल बोला जाता है, या दल भी बोल सकते हैं। वृत्त, मंडल या दल। चक्र को क्या बोल सकते हैं? वृत्त, मंडल, दल, गोल। योग ने शरीरस्थ सूक्ष्म केंद्र को एक शरीरस्थ सूक्ष्म केंद्र जो अभी चक्र बताए गए, ठीक है, तो उसमें बोला गया है उन्होंने स्टम, स्टम शब्द यूज किया, यानी तारा। चक्र क्या बोला गया है? यूरोप में स्टम, तारा नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा चक्रों का नामकरण विभिन्न संदर्भों में आता है, जैसे कि योग शास्त्र में क्या बोला जाता है? कमल दल। ध्यान रखना, चक्र के लिए योग शास्त्र में ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जानकारी के लिए। योग शास्त्र में कमल दल बोला जाता है चक्र को। अंग्रेजी में फ्लेक्सस, फ्लेक्सस, ठीक है। जापानी में, जैन धर्म में टूसोस, ताओ में इन आयम, इन एंग, इन एंग। शरीर शास्त्र, शरीर शास्त्र में क्या बोला जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि से तो रिलेटेड है ना। तो शरीर शास्त्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां। और एक्यूप्रेशर में जैव विद्युत, क्या बोला जाता है? जैव विद्युत। एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंचर में, सॉरी एक्यूपंचर है ना, पंचर, जैव विद्युत बोला जाता है। तो चक्र के बारे में पढ़ेंगे, आज चक्र ही कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चक्र के बारे में पढ़ते हैं। चक्र बताए गए हैं, जैसे हमने बताया आपको, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ठीक है। इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है? स्थान के बारे में, स्थान क्या क्या बताया गया है, फिर दल के बारे में, फिर वर्ण, फिर तत्व, फिर तत्व बीज, वाहन, देवता, लोक, गुण, यंत्र, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःस्रावी, शरीर तंत्र, संबंधित रोग, क्या क्या संबंधित रोग होते हैं, और फलश्रुति, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है इन चक्रों से, ठीक है। अब देखिए स्थान क्या है, तो सीधी लाइन में पढ़ेंगे हम, याद भी रहेगा हमें, ठीक है। जिसके मूलाधार में गुदा है, स्वादिष्टान में पेडु यानी मेंढरा बोल सकते हैं हम, ठीक है, यानी जननेन्द्रिय, और मन विशुद्धि में कंठ, आज्ञा में भ्रूमध्य, और सहस्रार में मस्तिष्क। सबको याद होना चाहिए। दल बताया गया है 6, 4, 6, 10, 12, 16, 2, ठीक, और लास्ट में सहस्त्रार यानी हजारों दल हो गया। 4, 6, 10, 12, 16, 2, और लास्ट में कितना? सहस्त्र यानी हजारों दल होते हैं। अब पढ़ते वर्ण, तो मूलाधार का वर्ण है रक्त वर्ण, स्वादिष्टान का सिंदूरी वर्ण, मणिपुर का पीला वर्ण, अनाहत का धूम्र वर्ण, विशुद्धि का नीला वर्ण, विशुद्धि नीले से कनेक्टेड, ठीक है, और आज्ञा चक्र में श्वेत वर्ण, और सहस्त्रार में अवर्ण यानी कोई वर्ण नहीं है। सहस्त्रार में क्या है? कोई वर्ण नहीं यानी अवर्ण, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं तत्व क्या है, तो मूलाधार का तत्व है पृथ्वी, और स्वादिष्टान का तत्व भी पृथ्वी है। मणिपुर का तो तत्व अग्नि होगा, ठीक है, और अनाहत का वायु तत्व होता है, और विशुद्धि का आकाश तत्व होता है, ऊपर जाना है ना, और अज्ञा चक्र का भी आकाश तत्व होता है, और सहस्त्र तत्व में तत्वातीत यानी कोई तत्व नहीं, तत्वातीत, कोई तत्व नहीं, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना सबको, कि दिख रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं। फिर पढ़ते हैं तत्व बीज। तत्व बीज क्या है? तो हमने पढ़ा था ना, एक ट्रिक भी था ना, लवर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ स्वादिष्ठान बोलिए ना, चक्र का आवाज तो आ रही है। जल तत्व होगा ना? जी वही मुझे भी पूछना था सर, इसमें अलग तत्व दिया हुआ है।
हाँ इसमें हाँ हाँ, जल सॉरी होगा। सॉरी 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 जल सॉरी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मैंने भी ध्यान नहीं दिया, सॉरी, इसमें जल तत्व होगा, धन्यवाद। ठीक है, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसलिए, ठीक है, इसमें जल तत्व होगा, धन्यवाद जी। बाकी सब ठीक है, ठीक, ओके। तो स्वादिष्ट से क्या सर है, जल यहाँ तत्व पे रहेगा। अलग अलग जगह पे हाँ सर, चलो। सर एक चीज पूछनी थी सर। ये पृथ्वी चक्र इन सब जो उपनिषद में इन सब के वर्ण वगैरह के लाल मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। पीला दिया हुआ है, वर्ण अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसमें किस तरीके से पूछेगा कि हम इसका आंसर दें? इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ, शालिनी सी वॉइस कट रही है। ये इनका क्वेश्चन ये था ना, जो मेरा भी शायद यही क्वेश्चन था कि इसमें जो कलर दिया हुआ ना वर्ण, तो हम लोग सर यहाँ दूसरा बता रहे हैं हाँ और कहीं कहीं अलग दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग किसको मानेंगे? जैसे अलग ग्रंथों में अलग बात कही गई है ना, हाँ कि वो रक्त जो वर्ण है वो हमारा मूलाधार है, वो फिर ऑरेंज अकॉर्डिंग हमारा टू वो स्वादिष्टान है, अकॉर्डिंग टू लेकिन यहाँ उपनिषद वो पहले ही लिख देंगे जो पूछेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ वही, जैसे गुलशन सर जब बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, जैसे वर्ण बताया जाएगा ना, तो एक तो आपको ग्रंथ दिया जाएगा, ठीक है, इस ग्रंथ के अनुसार वर्ण क्या है, ये पहली बात, ठीक है। और प्रैक्टिकल के हिसाब से रहेगा, उसमें कोई दिया नहीं रहेगा, तो ये सटीक लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पहले में जो ब्रह्म तत्व होता है ना, ब्रह्म से भी रिलेटेड, हम जब आगे पढ़ेंगे ना, देवता जो तो ब्रह्म है, ठीक है, तो आपको सारा कनेक्ट होगा इसमें, ठीक है। तो जैसे रक्त वर्ण ठीक है, और स्वादिष्टान का सिंदूरी वर्ण, ठीक है, और मणिपुर का तो पीला वर्ण, और अनाहत का जो वायु से रिलेट होता है तो ध्रुव वर्ण होता है, ठीक है, और विशुद्धि का जो आकाश से रिलेट होता है तो नीला वर्ण होता है, और आगे चक्र का श्वेत वर्ण होता है, ठीक है, और लास्ट में तो कोई वर्ण नहीं रहेगा, ठीक है। अब पृथ्वी में क्या होगा, पृथ्वी का जो रक्त तत्व होगा, ठीक है, रक्त वर्ण, या पृथ्वी से रिलेटेड, ब्रह्मा से रिलेटेड होगा। ये सिंदूर में ये ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, मतलब ग्रंथ के अलग अलग ग्रंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी सर सब ये मिलता पूछ जुलता रहे है, थे कि जब इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। इसमें पूछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा तो ग्रंथ से रिलेट पूछा जाएगा ना, तो ऐसे सिंपल आपको ध्यान में ही आएगा कि किसका क्या है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल के हिसाब से है, ठीक है। चलो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अब पूछेगा क्या, आपको पूछेगा ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म यानी मूलाधार से रिलेटेड पूछेगा तो रक्त वर्ण आएगा, क्योंकि ये ब्रह्म से भी रिलेटेड है, ठीक है। और जैसे कि आकाश का पूछा जाएगा तो नीला वर्ण, अग्नि के पूछे जाएगा पीला वर्ण, ठीक है, इसमें भी रेड आ जाता है, अग्नि में भी रेड आ जाता है, ठीक है। लेकिन डाउट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये जो वर्ण वाला है ना, ऐसे डाउट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब सही लग रहा है। अब इसमें तत्व बीज पढ़ते हैं, ल व र य ह, ठीक है ना, त्रिबीज, जैसे कि ल व र य ह, ऐसी ट्री भी बनती है, और ओमकार, और लास्ट में क्या आएगा, विसर्ग, ठीक है। इसमें हमने ऊपर देखा था डायग्राम में ओमकार दिया था, तो विसर्ग ध्यान रखना आप लोग, लास्ट में क्या आएगा, विसर्ग आएगा, तत्व बीज। अब वाहन पढ़ेंगे तो जो बताएगा मूलाधार का वाहन एरावत हाथी, यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वाहन के लिए, ठीक है, आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना, एरावत हाथी, स्वादिष्टान का मकर, मणिपुर का मेष, अनाहत का मृग, विशुद्धि का हस्ती, और आज्ञा का नाग, और सहस्त्र का बिंदु। देवता बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देवता जो अलग अलग ग्रंथ में भी बताए गए हैं,
इसकी घिरण संहिता में भी बताया गया है, ठीक है ना। तो देवता बताया गया ब्रह्मा, स्वादिष्ठान का सॉरी मूलाधार का, और स्वादिष्ठान का विष्णु, मणिपुर का रुद्र, ठीक है। वृद्ध रुद्र है, ठीक है। तो रुद्र ध्यान रखना आप लोग, रुद्र। अनाहत का ईश्वर ध्यान रख सकते हो आप, ईशान रुद्र है इसमें, ठीक है, लेकिन आप ईश्वर ध्यान रखना। और फिर विशुद्धि चक्र का है पंचमुखी सदाशिव, यानी सदाशिव ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। और लिंग अलिंग यानी लिंग ये आगे चक्र का है, और सहस्त्र चक्र का है परब्रह्म, लास्ट में क्या आएगा परब्रह्म। तो ये 5 तो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ये घिरण संहिता में भी बताया गया था। अब पढ़ते हैं लोक बताए गए हैं। क्या बताया गया? लोक, जैसे कि भूवः स्वः मह जन तप सत्य, ठीक है। इसमें तप होगा, इसमें जन है ना, इसमें कार दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने पीडीएफ पहले ही भेज दिया है, तो आप क्या करना, निकाल लिया होगा आप लोगों ने प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पर तप कर लेना, जिसमें कोई डाउट रह रहा है हमें, ठीक है, तो उसमें नोट करते जाना। आप लोगों को पहले ही मैंने दे दिया है पीडीएफ, ठीक है। इसमें तप लिख लेना है, ये वर्ण को आप प्रयास कर सकते हो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब सही है, सटीक बैठ रहा है, ठीक ना। और लास्ट में आएगा सत्यम, ठीक है। सत्य भूव स्व महाजन तप सत्य। अब गुण पढ़ते हैं। तो गुण बताया गया है, जो मूलाधार का गुण है गंध, और स्वादिष्ठान का रस, मणिपुर का रूप, अनाहत का स्पर्श यानी वायु से रिलेटेड है, और विशुद्धि का शब्द, ठीक है। बाकी कोई दिया नहीं है, ये तो गंध रस रूप शब्द स्पर्श और शब्द है, ये भी रिलेट हो रहा है पूरी तरीके से। अब यंत्र पढ़ते हैं। तो चतुष्कोण, मूलाधार का क्या कैसा कोण होता है? चतुष्कोण होता है, चतुष्कोण होता है मूलाधार का। और जल का जो होता है, स्वादिष्ठान का जो होता है अर्धचंद्राकार, और मणिपुर का त्रिकोण, अनाहत का षटकोण, विशुद्धि का गोल होता है, ठीक है यंत्र। और आज्ञा का अंडाकार या फिर लिंगाकार भी बोल सकते हैं हम, और निराकार यानी कोई आकार नहीं है, जो लास्ट में जो होता है वो आज्ञा सहस्त्र चक्र में निराकार पूर्ण चंद्र, ठीक है, पूरा है, अब कोई आकार नहीं उसका। अब ज्ञानेंद्रिय पढ़ते, ज्ञानेंद्रिय क्षेत्र पढ़ते हैं 7 चक्र से। मूलाधार का है नासिका, मूलाधार का नासिका। अब ये नासिका रिलेट कैसे होता है, आपको पृथ्वी से रिलेट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कनेक्ट करते जाना है, किस चीज से लेकर इन्होंने बोला गया है, ठीक है। तो नासिका किससे होता है? पृथ्वी से, ये ध्यान रखना आप लोग। और स्वादिष्ठान के लिए रसना यानी जल से रिलेट होता है, और मणिपुर के लिए नेत्र यानी अग्नि से रिलेट होता है, वायु के लिए त्वचा होता है यानी अनाहत चक्र, और कर्ण यानी आकाश के लिए होता है विशुद्धि चक्र, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। कर्मेंद्रिय जो बताया गया है, अब मूलाधार का कर्मेंद्र क्या रहेगा? बुधा रहेगा, है ना, मूलाधार से संबंधित है। और स्वादिष्ठान का यानी जननेन्द्रिय से संबंधित है यानी शिश्ना, और मणिपुर का चरण, अनाहत के लिए बोला गया है यानी वायु के लिए हस्त यानी हाथ, और कर्ण यानी वाक तो रहेगा, ठीक है। इसमें आपको बस डिफिकल्ट लग रहा है चरण और हस्त, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, बाकी सब ओके है। नेक्स्ट अंतस्रावी ग्रंथियां संबंधित है। मूलाधार से जननेंद्रिय जनन ग्रंथि है, और इससे जो स्वादिष्ठान से अधिवृक्क ग्रंथि है यानी एड्रिनल ग्लैंड, और मणिपुर से अग्नाशय पेनक्रियाज, और अनाहत से हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि अनाहत ग्रंथि, अनाहत है ना, और औटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि, ये हमारे विशुद्धि चक्र से संबंधित है। आज्ञा चक्र से पीयूष ग्रंथि है, इसमें चेंज है, ठीक है, ये चेंज कर लीजिएगा आप लोग नोट्स के लिए हो तो। पीनियल ग्रंथि पहले आएगा, ठीक है, आज्ञा चक्र में क्या रहेगा? पीनियल ग्रंथि रहेगा, यानी थर्ड आई भी बोला गया है पीनियल ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि
सहस्त्र चक्र में रहेगी। ठीक है, ये चेंज कर लीजिए आप लोग। पीयूष ग्रंथि सहस्त्रार में रहेगी और पिनियल ग्रंथि आगे चक्र में रहेगी। अब शरीर तंत्र पर प्रभाव देखते हैं। जैसे शरीर तंत्र में क्या बताया गया है कि मूलाधार में उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र शामिल है। ठीक है, उत्सर्जन ध्यान रखना आप लोग, और स्वादिष्ठान में प्रजनन तंत्र, और पाचन तंत्र अपने मणिपुर चक्र में पाचन तंत्र होता है, और अनाहत चक्र में जो हृदय ग्रंथि संबंधित है प्रतिरक्षा का काम करते हैं। हृदय ग्लैंड जो होती है वो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी का सिक्रेशन करती है, और श्वसन और रक्त परिसंचरण, ये जो रक्त परिसंचरण हार्ट के द्वारा है ना। और थायराइड जो ग्रंथि है वो थायराइड यानी श्वसन तंत्र है। विशुद्धि चक्र वाला जो होता है वो श्वसन तंत्र काम करता है इसमें, जो ट्रेकी से संबंधित होता है, श्वास नली होती है। ठीक है, विशुद्धि चक्र के पास। और फिर पिनियल जो होती है संवेदी, सेंसेशन है ना, सेंस ऑर्गन्स, और तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है आज्ञा चक्र संवेदी। ठीक है, और लास्ट में जो आएगा सहस्त्रार में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और संवेदी यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स। तो आज्ञा चक्र में यानी पीयूष ग्रंथि वाला जो होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और जो पीयूष ग्रंथि नहीं, स्पिनियल ग्रंथि। ठीक है, और जो केंद्रीय यानी पीयूष ग्रंथि जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी इससे जो रिलेट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ऊपर वाला एकदम हिस्सा जो होता है। ठीक है, अब संबंधित रोग पढ़ते हैं। संबंधित रोग क्या क्या दिए गए हैं, तो जैसे कि मूलाधार में गुदा विकार होता है, भगंदर और मूत्र विकार, भगंदर और मूत्र विकार होते हैं। ठीक है, चलो फिर है स्वादिष्ठान में किडनी रोग होता है, जनांग रोग और बंधत्व रोग। ठीक है, और फिर मणिपुर चक्र में जो होता है अम्लपित्त, अपचक और मधुमेह से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। फिर हृदय में अनाहत में हृदय शूल, उच्च एवं निम्न रक्तचाप, ठीक है, हृदय शूल यानी सूजन होना, हृदय में स्वेलिंग होना से हृदय में। और फिर विशुद्धि चक्र में आएंगे तो अस्थमा होता है, अस्थमा से रिलेटेड स्वर, घेंगा रोग ध्यान रखना, घेंगा रोग मेन घेंगा रोग। ठीक है, टीबी, सर्दी, जुकाम, घेंगा रोग। फिर आगे चक्र में आएंगे तो तनाव, डिप्रेशन, मूर्छा और लकवा और मानसिक रोग, ये आगे चक्र से रिलेटेड है। और फिर जो सहस्त्रार में आएंगे तो हार्मोन्स एवं तंत्रिका तंत्र विकार, यानी हार्मोन्स में जो हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन करती है, मेन जो सभी ग्रंथियों के लिए जो हार्मोन सिक्रेशन करवाती है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि होती है ना। ठीक है, तो ये हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम विकार से संबंधित होती है, हार्मोन्स ज्यादा कम होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड होता है। फलश्रुति बताई गई है। अब क्या क्या लाभ होते हैं सातों चक्र से, तो मूलाधार चक्र से होता है वक्ता बनता है, विद्या विनोदी, आरोग्य, प्राप्ति, काव्य और लेखन सामर्थ्य। ठीक है, तो वक्ता बनता है, लेखन सामर्थ्य इस प्रकार से बताया गया है। स्वादिष्ठान चक्र में अहंकार आदि विकारों का नाश, श्रेष्ठ योग मोह निवृत्ति, श्रेष्ठ योग और मोह निवृत्ति। और फिर मणिपुर चक्र में संहार और पालन की सामर्थ्य है, मणिपुर चक्र में संहार और पालन का सामर्थ्य बताया गया है। और जो अनाहत चक्र में बताया गया स्वामित्व, योग सिद्धि, ज्ञान जागृति और इंद्रिय जय और परकाया प्रवेश। विशुद्धि चक्र में बताया गया, विशुद्धि चक्र में चित्त शांति होती है, त्रिकाल दृशित्व, तीन लोगों को जानता है, वर्तमान भूत और भविष्य, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है, तेजस्विता और सर्वहितार्थता। नेक्स्ट विशुद्धि चक्र में वाक सिद्धि, ये रिलेट हो रहा है। ठीक है, सॉरी आज्ञा चक्र है। ठीक है, वाक सिद्धि और दिव्य दृष्टि, ये रिलेट हो रहा है, दिव्य दृष्टि। और सर्वार्थ साधना, क्या है सर्वार्थ साधना, सभी अर्थ की साधना होती है आज्ञा चक्र में। और सहस्त्र चक्र में भक्ति, अमरता, मुक्ति की प्राप्ति होती है, समाधि, समस्त सिद्धियां प्राप्त। ठीक है, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त, ये सब फलश्रुतियां बताई गई है। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सबको, ठीक है। ये अच्छा दिया गया है इसमें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ डाउट नहीं, जो डाउट था वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। आपको अब डाउट किस में रह सकता है कि फलश्रुति में, ठीक है। ये थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो कनेक्ट नहीं हो रहा है उसको रहने दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से वो याद रखना है, बाकी सभी क्लियर ही है, इसमें किसी में डाउट नहीं है, ठीक है। ये पूरे पैसेज सब ओके है, जो डाउट था वो ये तो अब टाइम भी हो गया है, ठीक है। ये आप लोग फिर देख लेना, ये जो है चक्र का, ठीक है, किससे क्या रिलेटेड है, डायग्राम में भी दिया गया है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया वो डायग्राम में भी दिया गया है, ठीक है। कल से फिर योग दर्शन में तापत्रय पढ़ेंगे, बाकी चीजें कल कवर कर लेंगे, अब हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना, रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो जो पढ़ाया मैंने वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है।